नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और नॉलेज सीरीज के अंतर्गत क्लास नंबर 5 फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी आज हमने लिए हैं, इसलिए आग्रह है कि क्लास जो है वो 20-22 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनकी शानदार व्याख्या। तो आग्रह यही रहेगा कि कंप्लीट क्लास देखा कीजिए, अपने मित्रों को बताया कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट से। क्लास नंबर 5 है और 15 सवाल 15 जवाब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो दिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 61 है। अनुच्छेद 13 में आर्टिकल 13 जो है उसमें जो विधि शब्द दिया है उसकी परिभाषा में दिए गए शब्दों में क्या शामिल नहीं है। तो आर्टिकल 13 हम जानते हैं कि मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है। और इसमें यह बताया गया है कि संसद के जो भी कानून हैं या जो विधि शब्द के अंतर्गत जो 8 बेसिक शब्द शामिल किए गए हैं वो यदि किसी रूप में प्रस्तुत होते हैं और मूल अधिकारों से यदि वो असंगत हैं या उनका अल्पीकरण न्यूनीकरण करते हैं, मूल अधिकारों को छीनते हैं, उन्हें सीमित करते हैं, कमजोर करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मूल अधिकार जो है वो सर्वोच्च बने रहेंगे और जो विधि होगी वो शून्य हो जाएगी, निष्प्रभावी हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 13 का मूल जो संदर्भ है ये है इस बात से। और इसमें जो 8 शब्द हैं बेसिकली वो अध्यादेश है, ठीक है, ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है और उपविधि या उपनियम है, ठीक है, बाय लॉ बोलते हैं इसको, नियम है, रूल्स है, विनियम है, रेगुलेशन है, नोटिफिकेशन है जिसको अधिसूचना बोला जाता है, और रूढ़ियां और प्रथाएं जो हैं यानी जिन्हें कस्टम और यूसेज बोलते हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो 8 शब्द इसमें शामिल हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 13 में विधि शब्द की परिभाषा में दिए गए शब्दों में क्या शामिल नहीं है। तो अधिसूचना इसमें शामिल है, अध्यादेश इसमें शामिल है, रूढ़ियां इसमें शामिल है, लेकिन जो संकल्प शब्द है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है विल बी द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है। आर्टिकल 19 में दी गई जो नागरिक स्वतंत्रता है उनके अधिकारों पर युक्ति संगत जो निर्बंधन है यानी कि जो रेशनल या रीजनेबल जो रेस्ट्रिक्शंस है यानी जो प्रतिबंधन है वो किन आधारों पर लगाया जा सकता है। आर्टिकल 19 जो है नागरिक स्वतंत्रता है जिसके अंतर्गत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता, कोई सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय या संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ये अलग अलग स्वतंत्रताएं उसमें दी गई हैं। बहुत सारे प्रतिबंध भी उसमें लेकिन लगाए गए हैं कि ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये आत्यंतिक नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, पूर्ण नहीं है, बल्कि ये उचित युक्ति संगत तर्क संगत प्रतिबंधों के अधीन है। तो बेसिकली आर्टिकल 19 का जो खंड 2 है उसमें 8 प्रतिबंधों की सूची दी गई है। आर्टिकल 19(3) से 19(6) तक भी प्रतिबंधों की बात होती है, लेकिन आर्टिकल 19 जो खंड 2 है उसमें बेसिकली 8 प्रतिबंध हैं जो सर्वाधिक व्यापक दिए गए हैं। तो भारत की प्रभुता और अखंडता है, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है, शिष्टाचार है, सदाचार है, ऐसे ही लोक व्यवस्था का संदर्भ आ जाता है, उसमें मानहानि का जो संदर्भ है वो उसमें आ जाता है, न्यायालय की अवमानना का उसमें संदर्भ आ जाता है, अपराध उद्दीपन का उसमें संदर्भ आ जाता है। तो इस प्रकार के संदर्भ हैं। तो इसमें जो आंसर है वो हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो डी ए राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है। कथन कारण वाले क्वेश्चन बार बार मैं दे रहा हूं, आग्रह है शानदार तरीके से इन क्वेश्चंस की व्याख्या सुनिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मूल अधिकारों के संरक्षण को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, जब आर्टिकल 32 की बात होती है, अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिलेटेड है। और अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा में अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा नाम दिया था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि इसके अभाव में अन्य अधिकार जो है वो बिल्कुल महत्वहीन हो जाएंगे। अधिकारों के संरक्षण के लिए इसमें सर्वोच्च न्यायालय गारंटी प्रस्तुत करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो अधिकारों का संरक्षण करता है। और ये एक वहां शब्द मिलता है प्रत्याभूति, जो कि गारंटी के संदर्भ में आता है। तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार के संरक्षण को प्रस्तुत करता है। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। और ये सर्वोच्च न्यायालय की इसमें भूमिका मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण होता है। और फिर कारण है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें 5 रिटें जारी की जाती है, आदेश निर्देश और रिट जारी होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रचार, उत्प्रेषण है, 5 रिटें होती हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो बेसिकली नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है ना वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है बेसिकली, ठीक है। और सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण रिट में शामिल होती है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है।
तो इसमें लिखा है हमने कि बंदी प्रोटेक्शन का प्रयोग केवल सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध नागरिकों को संरक्षण देने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इस रिट का सर्वाधिक महत्व यही है महत्वपूर्ण रूप से कि यह सरकारी और निजी दोनों के संदर्भ में प्रस्तुत हो सकता है। तो सरकारी अधिकारी के साथ साथ ये निजी पर भी लागू होता है, ठीक है। तो ये कारण गलत है, इसमें कथन सही है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कथन सही परंतु कारण गलत हो जाएगा, ठीक है। कितने शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, कथन अनुच्छेद 12 जो है मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है। बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 12 जो है, अनुच्छेद जो 12 है, उसमें भारत सरकार और संसद, ठीक है, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, ठीक है, ये शब्द दिए गए हैं इसमें। और इसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी दिए गए हैं, ठीक है, स्थानीय प्राधिकारी और फिर अन्य प्राधिकारी। ये जो अन्य प्राधिकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्याओं के अधीन है। क्लासेस में हम समझाते हैं इस बात को क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। तो अन्य प्राधिकारी, लेकिन ये शब्द दिए गए हैं। आर्टिकल 12 जो है मूल अधिकारों की परिभाषा से रिलेटेड, मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की जो परिभाषा है उससे रिलेटेड है। सेम आर्टिकल 36 जब राज्य की नीति के निदेशक तत्व शुरू होते हैं वहां पर भी जो राज्य की परिभाषा है वो वही दी गई है, वही संदर्भ दिया गया जो कि आर्टिकल 12 में प्रस्तुत है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, वहां जो आर्टिकल 12 है वहां मूल अधिकारों के प्रसंग में है। आर्टिकल 36 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संदर्भ में है। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी जो भारत के राज्य क्षेत्र का संदर्भ है। तो अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है, बिल्कुल ठीक है। राज्य की परिभाषा में न्यायालय को शाब्दिक रूप से शामिल किया गया नहीं, न्यायालय को शाब्दिक रूप से शामिल नहीं किया गया है। एक्चुअली क्या है कि न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी न्यायालय को सौंपी गई है। आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय को और आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो न्यायालय जब विशेषतः न्यायिक कार्यों को संपन्न करता है तब ये राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। लेकिन न्यायालय में जब प्रशासनिक प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे न्यायालय में कुछ जो प्रशासनिक प्रकार की नियुक्तियां होती है, उन नियुक्तियों के संदर्भ में न्यायालय को भी राज्य शब्द की परिभाषा में लाया जा सकेगा। ये खुद न्यायालय के द्वारा दी गई व्याख्याओं से स्पष्ट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि राज्य की परिभाषा में न्यायालय को भी शाब्दिक रूप से शामिल किया गया है, तो शाब्दिक रूप से शामिल नहीं किया गया, इसलिए कथन सही परंतु कारण गलत है, ठीक है। तो सी जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कोर्स है हमारा, मैं कई बार बता चुका हूं। अभी तो डिस्काउंट चल रहा था 11 अगस्त से 16 अगस्त तक, अब वो डिस्काउंट पीरियड समाप्त हो गया है। तो 3999 का कंप्लीट स्कूल लेक्चर का कोर्स है, ठीक है। और ये सारे फीचर्स हैं इसके, एप्लीकेशन पे काफी सारी डिटेल दी हुई है। अभी कोर्स की जो मूल प्राइस है वो 4999 है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज किया था कि सर आप जो है बेझिझक होकर अपने कोर्स का और बुक का प्रचार किया कीजिए। तो ठीक है, मैंने कहा प्रचार कर लेता हूं। वैसे मैं करता हूं प्रचार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अच्छी चीजों को भी प्रचार की तो जरूरत होती है ना। आजकल सोशल मीडिया का संदर्भ है सारा का सारा, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आइए, मूल अधिकारों के संदर्भ, फिर भी धन्यवाद, हमारे विद्यार्थी तो सोचते हैं हमारे लिए, उनके लिए धन्यवाद। मूल अधिकारों के संदर्भ में कहा जाता है कि यह राज्य के विरोध में व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे, अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है ना, उस प्रकृति के संदर्भ में कहा जाता है, एक्चुअली क्या होता है, मूल अधिकारों की प्रकृति साधारणतः नकारात्मक होती है। व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों पर विचार करते समय मूल अधिकारों का प्रसंग उपस्थित होता है। मूल अधिकार जब व्यक्ति को मिलते हैं उसका मतलब ये होता है कि राज्य के संदर्भ में राज्य के कुछ जो शक्तियां हैं, उसके जो कुछ अधिकार हैं, उनमें कुछ कटौती हो गई है ना। राज्य कुछ कार्य नहीं करेगा जो व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने से संबंधित है, वहां अपने कार्यों को रोक लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि मूल अधिकारों की प्रकृति साधारणतः नकारात्मक प्रकार की है। मूल अधिकार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख होता है। मूल अधिकार न्यायालय के द्वारा संरक्षित हुए, बिल्कुल ठीक है। मूल अधिकारों की प्रकृति आत्यंतिक श्रेणी की नहीं है, अपवादों की व्यवस्था मैंने कल वाली क्लास में बात की, देखिएगा। मूल अधिकारों की प्रकृति साधारणतः नकारात्मक प्रकार की मानी जाती है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखिए, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का निर्धारण जिन विषयों पर होता है उनमें फंडामेंटल राइट्स को हम महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, राज्य को, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद 15 में किया गया प्रावधान। यह अनुच्छेद 15 खंड 4 है, ठीक है। यहां जो बात हो रही है वो अनुच्छेद 15 का खंड 4, ठीक है। 15(4) बोलते हैं इसको, ऐसे ऐसे लिखते हैं 15(4), ठीक है। इसकी बात हो रही है, ये किस संशोधन और किस न्यायिक वाद के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। न्यायिक वादों को बहुत महत्व दीजिए, एक आध क्वेश्चन उनमें से आते आते हैं। संशोधनों को महत्व दीजिए, एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं। चौथा संशोधन और बेला बनर्जी वाद, ये देखिए संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। ये वाला जो है ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये संपत्ति से रिलेटेड था।
पहला संविधान संशोधन और चंपाकन द्वैराजन, ये इसका राइट आंसर है हमारा, बी जो है राइट आंसर है, मैं यहां लिख देता हूं। पहला संविधान संशोधन और शंकरी प्रसादवाद जो है, इसका जो संदर्भ है यहां पर भी मूल रूप से जो संपत्ति के अधिकार हैं उनको इसमें तवज्जो दी गई है, ध्यान दिया गया है, ठीक है। हालांकि यहाँ ये प्रश्न मूल रूप से उठाया गया था, शंकरी प्रसादवाद की जब बात करते हैं, ये प्रश्न मूल रूप से उठाया गया था कि अंतरिम संसद के द्वारा जो पहला संविधान संशोधन किया गया, तो क्या अंतरिम संसद को, जो कि एक सदनीय है, उसे क्या संविधान संशोधन करने की शक्ति है भी या नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होगा, और अंतरिम संसद में 2 सदन है ही नहीं। तो यहाँ ये प्रश्न उठाया गया था उस समय पर, फिर माननीय न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अंतरिम संसद उस समय तक, जब तक कि पूर्णकालिक जो द्विसदनीय संसद नहीं आ जाएगी, तब तक उन सभी शक्तियों का वो उपयोग करेगी, और इस आधार पर पहला संविधान संशोधन वैलिड जो है प्रस्तुत किया गया था। फिर पहला संविधान संशोधन और ब्रजभूषणवाद ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हल्का से यहाँ ये कर देता हूँ, ये देखिए ब्रजभूषणवाद है ये, ठीक है। तो जो ब्रजभूषणवाद है वो मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में है। रोमेश थापरवाद भी यहाँ पर आता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 जो है मूल अधिकारों के संबंध में संसद की जो विधायी शक्ति है उसको सीमित करता है, बिल्कुल। लैंग्वेज है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां उल्लंघन की मात्रा तक शून्य समझी जाएंगी। टाइटल है, फिर उसमें खंड आ जाते हैं, 4 खंड आ जाते हैं आर्टिकल 13 में, ठीक है। 3 खंड मूल रूप से थे, चौथा खंड 24वें संविधान संशोधन 1971 से जोड़ा गया था। महत्वपूर्ण विषय है आर्टिकल 13 का और आर्टिकल 368 का भी एक अंतर संबंध है, कभी 1-2 मिनट में इसको समझा दूंगा, ठीक है, शॉर्ट्स के रूप में समझा दूंगा इसको। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का आपस में संबंध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, नोट कर लीजिए। तो आर्टिकल 13 जो है मूल अधिकारों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति को सीमित करता है, बिल्कुल ठीक है। एक होती है संविधायी शक्ति, एक होती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति होती है जो कानून निर्माण करती है, संविधायी शक्ति होती है जिसका मतलब संविधान में संशोधन से रिलेटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 13 संविधान संशोधन को शामिल करता नहीं। अभी हम देख के आए, अध्यादेश, आदेश, उपनियम या उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं, तो संशोधन शामिल नहीं करता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया इसमें, तो कथन सही परंतु कारण गलत है, ठीक है। देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या शानदार व्याख्याएं हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सी रिट होता है, ठीक है, प्रलेख बोलते हैं, लोक प्राधिकारी को उसके कर्तव्य पालन के लिए निर्देशित करती है। तो ये परमादेश की रिट होती है, मैंडेमस बोलते हैं इसको, ठीक है, मैंडेमस बोलते हैं। इसका अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है। को लोक प्राधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं उदाहरण देता हूं, जैसे अभी मानसून का समय है तो बहुत जगह जो है लैंडस्लाइड और बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, बाढ़ की स्थितियां हैं, तो वहाँ जो आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होती है, बेसिकली जैसे जो कलेक्टर्स हैं, एसडीएम होते हैं, और जो प्रशासनिक जो नौकरशाही प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो आपदा प्रबंधन का काम देखते हैं, आपदा प्रबंधन अधिकारी होते हैं। मान लीजिए कहीं वो काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन को, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है, उनका जो है रेस्क्यू टाइम पे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट में यदि याचिका लगती है तो कोर्ट जो है आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो अधिकारी वर्ग है उनको आदेश दे सकता है कि वो अपने कर्तव्य पालन को पूरा करें, ताकि नागरिकों के जीवन, उनकी स्वतंत्रता, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। परमादेश अधिकार परीक्षा होता है, उसमें व्यक्ति से पूछा जाता है कि किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है। यदि उसने अवैध तरीके से, अनुचित तरीके से किसी पद को वो प्राप्त करके उस पर कार्य कर रहा है, जिस पद पर कार्य करने का उसको अधिकार विधि सम्मत नहीं है, फिर भी वो कार्य कर रहा है मान लीजिए, तो उसे पूछा जाएगा किस आधार पर इस पद पर काम कर रहा है, और जब तक वो संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक उसे उस पद पर काम करने से रोका जा सकता है। को वारंटो इसको बोलते हैं। बंदी प्रतिष्ठित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। उत्प्रेषण की जो स्थिति है उसमें और ऊपर सूचित कीजिए, और अधिक सूचित कीजिए बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो अधीनस्थ न्यायालय, नीचे के जो न्यायालय हैं, जिला सत्र न्यायालय इत्यादि, ठीक है, वहां से किसी मामले में जो निर्णय हो चुका है उससे मामले संबंधी जो कागजात, उसके जो निर्णय, कार्रवाइयां वगैरह वो अपने पास मंगाता है, क्योंकि नीचे के न्यायालयों के पास वो मामला सुनने का जो अधिकार क्षेत्र से वो बाहर था मामला। तो इसमें प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों बिल्कुल कोरिलेटेड होते हैं। प्रतिषेध का उपयोग भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन प्रतिषेध का उपयोग तब होता है जब कार्रवाई लंबित होती है, विचाराधीन होती है न्यायपालिकाओं में, और उत्प्रेषण का उपयोग तब होता है जब उन नीचे के जो न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट इत्यादि, उनके द्वारा जब डिसीजन दे दिया गया है। तो प्रतिषेध उत्प्रेषण में कोरिलेशन है, लेकिन प्रकृति में अंतर है। प्रतिषेध जो है, प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं, शाब्दिक अर्थ होता है हम निषेध करते हैं, वहां मामला विचाराधीन होने पर, और उत्प्रेषण जिसका मतलब होता है और ऊपर सूचित कीजिए और अधिक सूचित कीजिए, उसमें मामले पर निर्णय हो जाने के पश्चात, ठीक है। तो चारों का मैंने मीनिंग आपको समझा दिया। इसमें जो है राइट आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, कथन न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने राज्य शब्द के
अंतर्गत विभिन्न संस्थानों को शामिल कर दिया। बिल्कुल, विभिन्न आयोग हैं, बोर्ड हैं, समितियां हैं, ट्रस्ट हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन है, विभिन्न प्रकार के संस्थान आज शामिल हो गए। वो इसलिए हो गए क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो जनसाधारण से के जीवन से जुड़े हुए विषय हैं और जनसाधारण का सरोकार विभिन्न कार्यालयों से, आयोगों से, बोर्डों से, निगम से, परिषदों से, ठीक है, प्राधिकरणों से पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में माननीय न्यायपालिका ने इसमें विभिन्न वादों में ऐसे ऐसे शानदार डिसीजन दिए जिससे विभिन्न जो संस्थान है राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल हो गए, जिसका फायदा अंततः सामान्य जन को, जो उन संस्थानों के सेवार्थी हैं, लाभार्थी हैं, उन संस्थानों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वाद हैं, उसके अंतर्गत न्यायालय ने इस परिभाषा का विस्तार कर दिया है। राज्य को परिभाषित करना मामले की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, न्यायपालिका ने कहा है कि हम कोई ऐसी एक आत्यंतिक सूची प्रस्तुत नहीं कर सकते कि इनको पूरा करने पर ये चीजें, ये संस्थान राज्य में शामिल होंगे ही होंगे। ये विषय मामले के गुणा अवगुण पर निर्भर करेगा, मामले की मेरिट पर निर्भर करेगा। जो हमारे सामने विषय लाया जाएगा उसके तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम राज्य शब्द की परिभाषा में इस संस्थान को शामिल करने या ना करने का निर्णय प्रदान करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल कथन कारण में क्षैतिज संबंध है, इसलिए जो है ए ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, ये व्याख्या बहुत शानदार तरीके से याद रखनी है। आइए 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में विभेद के कुछ आधारों का निषेध किया गया। आर्टिकल 15 जो है समानता के अधिकार की बात करता है और वहां कहा गया कि राज्य जो है अपने नागरिकों के संदर्भ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, केवल धर्म, मूलवंश, ये जो नस्ल है इसके लिए शब्द मूलवंश आ जाता है, रेस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, ये 5 शब्द दिए गए हैं आर्टिकल 15 में, और आर्टिकल 16 में 7 शब्द दिए गए हैं, उद्भव और निवास स्थान। तो उद्भव जो है वो आर्टिकल 16 में दिया गया है। ठीक है, विभेद के जो निषेध करने के संबंध में जो आधार है ना, उसमें आर्टिकल 16 में आता है। ये धर्म, नस्ल, जाति, तो नस्ल को मूलवंश बोलते हैं, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधार, 5 ग्राउंड जो है आर्टिकल 15 में है। 7 ग्राउंड जिसमें उद्भव और निवास भी जुड़ जाता है, ये आर्टिकल 16 में दिए गए हैं। निवास भी मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, निवास भी, तो ध्यान रखेंगे इसमें, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आरएएस का संदर्भित कोर्स है। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। आइए, किहोतो होलोहान का जो वाद है वो अनुच्छेद 13 के प्रसंग में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले किस सिद्धांत से अपनी निकटता रखता है। देखिए, आर्टिकल 13 जो है, मैंने अभी कहा कि मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत करता है। विधानमंडल की, सरकारों की जो कार्रवाइयां जो मूल अधिकारों को छीन रही हैं या उनको सीमित कर रही है, उन कार्रवाइयों को रोक देता है। तो इसके संदर्भ में कुछ सिद्धांत प्रस्तुत हुए हैं आर्टिकल 13 के विभिन्न खंडों के माध्यम से। उसमें बेसिकली 2 सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वैसे सारे सिद्धांत महत्वपूर्ण होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, आच्छादन का सिद्धांत तो क्या करता है कि मूल अधिकार और विधि में टकराव होने पर विधि जो होती है वो शून्य हो जाती है, मूल अधिकार का प्रतिबंध उस पर लग जाता है, फिर मूल अधिकार के उस प्रतिबंध को हटाने पर विधि पुनर्जीवित हो जाती है। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए कोई विधि मूल अधिकार से टकरा रही है, तो ऐसी स्थिति में पूरी विधि शून्य घोषित नहीं होगी, विधि का उतना भाग शून्य घोषित कर दीजिए जो मूल अधिकारों से विरोध में है, बाकी विधि को जो है पृथक करके उपयोग में लाइए। तो जो किहोतो होलोहान का वाद है ना, ये 10वीं अनुसूची के संदर्भ में आया था, बड़ा महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची और दल बदल के संदर्भ में, 10वीं अनुसूची तथा दल बदल से संबंधित है ये, और इसमें पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया क्योंकि इसमें जो है जब दल बदल कानून का और 10वीं अनुसूची का परीक्षण किया ना न्यायपालिका ने, तो न्यायपालिका ने इसके सभी प्रावधानों को सही ठहराया। 52वें संविधान संशोधन 1950 से जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, सभी प्रावधानों को उपयुक्त ठहराया, लेकिन इसमें एक प्रावधान यह था कि दल बदल के जो मामले हैं उन पर जो निर्णय होगा वो अध्यक्ष के सभापति का निर्णय होगा, उनका निर्णय अंतिम होगा। तो निर्णय अंतिम का मतलब था कि अगर किसी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित किया जाता है अध्यक्ष या सभापति के द्वारा, तो फिर वो न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। तब न्यायपालिका ने इस लाइन को जो है वो असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने कहा भाई ये जो है अपील के अधिकार से वंचित करता है, अपील का अधिकार तो सांसद और विधायक को मिलना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण न्याय पाने का जो अधिकार है वो सभी नागरिकों को मिलता है, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए केवल उस लाइन को जो है वो काटा गया, या उसको हम कह सकते हैं कि उसको असंवैधानिक अवैध उसको घोषित करते हुए, लेकिन पूरे 10वें जो अनुसूची है और पूरा जो दल बदल से संबंधित जो कानून अधिनियम है उसको वैध घोषित किया गया। तो कानून का वैध और अवैध 2 भागों में पृथक्करण कर देना मूल अधिकारों के प्रसंग में, दैट इज कॉल्ड पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ठीक है, याद रखेंगे इसको, तो बी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। जो आच्छादन का सिद्धांत है भीखाजी ढाकरस के केस में आता है, भीखाजी ढाकरस आप लिख सकते हैं। आच्छादन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है ये भी। पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो किहोतो होलोहान के वाद के संदर्भ में है। 72 नंबर क्वेश्चन है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल 33 के अंतर्गत सैन्य बल और लोक व्यवस्था का भार संभालने वाले जो व्यक्ति हैं उनके संबंध में मूल अधिकारों को सीमित करने की शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका को प्रदान की गई।
एक्चुअली क्या होता है कि शांति काल में भी जो सैन्य बल हैं, जो सुरक्षा बल होते हैं, लोक व्यवस्था का भार जो संभालते हैं, जो रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिलेटेड जो हैं, आसूचना और प्रति आसूचना ब्यूरो, इनके जो सिग्नल कोर के व्यक्ति हैं, उनके मूल अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित या परिवर्तित किया जा सकता है शांति काल में भी, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बहुत ही विशिष्ट प्रकार की है ना। राष्ट्र सेवा के संदर्भ में, देश सेवा के संदर्भ में इनकी जो जिम्मेदारी है, इन पदों पर जो कार्य कर रहे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है वो, वहां बहुत ही एक देश सेवा का एक बहुत ही अलग जो संदर्भ है, व्यापक संदर्भ प्रस्तुत होता है, इसलिए आर्टिकल 33 का संदर्भ है। लेकिन यह कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका को नहीं दी गई है, इसके संदर्भ में संसद को यह शक्ति दी गई है। संसद जो है कानून बना सकती है इस संदर्भ में, ठीक है। तो इसके आधार पर ही संसद ने विभिन्न प्रकार के जो सैनिक अधिनियम है, नौसेना अधिनियम है, वायुसेना अधिनियम है, उनका निर्माण किया है। आर्टिकल 33 का उसमें संदर्भ आता है, ठीक है। तो कथन गलत हो गया तो डेफिनेटली कारण सही होगा। पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 34 में सेना विधि, मार्शल लॉ बोलते हैं। सेना विधि जो है ना, उसको मार्शल लॉ की स्थिति बोलते हैं। अच्छा, मार्शल लॉ और आपातकाल में अंतर होता है। आपातकाल जो है वो संविधान की वो व्यवस्था है जहां संघात्मक प्रणाली एकात्मक में परिवर्तित हो जाती है, 352, 356, 360 के अंतर्गत। मार्शल लॉ आर्टिकल 34 है, ये किसी क्षेत्र में ऐसी स्थिति है जहां सामान्य विधि या सामान्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंगली वो काम ढंग से नहीं कर पा रही है, तब वहां सैन्य विधि लागू होती है। और सैन्य विधि के अंतर्गत फिर जो सारा जो स्थिति होती है वो सैन्य नियमों के माध्यम से वहां संचालित होती है। हालांकि वहां जो प्रशासनिक तंत्र है वो बना रहता है, लेकिन प्रशासनिक तंत्र भी सैन्य विधियों के अधीन आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सेना विधि के लागू होने पर किए जाने वाले कार्यों की विधि मान्यता के संबंध में संसदीय विधायन से, बिल्कुल संसद इस संबंध में एक इंडेमनिटी एक्ट लागू करती है, क्षतिपूर्ति कानून लागू कर सकती है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कथन गलत परंतु कारण इसमें सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, कथन गलत परंतु कारण सही, ठीक है। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 के प्रसंग में किया जाने वाला वर्गीकरण विभेद को प्रस्तुत करता है, ठीक है। देखिए वर्गीकरण जो है विभेद को, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं, लेकिन मैं पहले ही बताया, और विधि के शासन वाला जो वीडियो उसको जरूर देख लीजिएगा, 7 अगस्त को वो अपलोड किया था हमने, उसको जरूर देखिए। तो ये बताया जाता है उसमें कि समानता चूंकि शाब्दिक या पूर्ण रूप से अक्षरशः प्रस्तुत नहीं हो सकती है, इसलिए उसमें विभेद करना पड़ता है ना। लेकिन विभेद मनमाना नहीं होना चाहिए, वो युक्ति संगत वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। वर्गीकरण की 2 बेसिक शर्तें होती हैं। वर्गीकरण बोधगम्य अंतरक, बोधगम्य अंतरक ये होता है कि जो वर्गीकरण पहचान में आ सके, है ना। जैसे कोई मान लीजिए शिक्षा संबंधी योग्यता हो या कोई आमदनी संबंधी योग्यता हो, है ना, तो वो ऐसी इस प्रकार की, या कोई भूगोल संबंधित योग्यता हो, ठीक है, भौगोलिक स्थितियों से रिलेटेड कोई योग्यता हो, या कोई सामाजिक शैक्षणिक प्रकार का संदर्भ वहां दिया हो, तो बोधगम्य अंतरक उसको बोलते हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो बिल्कुल ठीक है ये। दूसरा, विभेद का अधिनियम के उद्देश्यों में तर्कसंगत संबंध स्थापित होना चाहिए। भाई विभेद जिस कारण से किया जा रहा है, मान लीजिए किसी वंचित वर्ग को संरक्षण देना है और उसके लिए नियमों में शिथिलता दी गई है, तो उद्देश्य क्या है, वंचित वर्ग को संरक्षण देना, इसलिए नियमों में शिथिलता दी गई है। ध्यान रखिए, नियमों में शिथिलता देने का मतलब हो गया वर्गीकरण और विभेद, और नियमों में शिथिलता क्या हो गया, बोधगम्य अंतरक को दिखाई दे रहा है। और उद्देश्य क्या है, जिस उद्देश्य के लिए वंचित वर्ग को संरक्षण देने के लिए नियमों में शिथिलता, तो बिल्कुल यह भी सही आ जाएगा। विभेद किसी भी आधार पर हो सकता है, बिल्कुल नहीं, विभेद जो है मनमाने आधार पर नहीं होगा, वो तर्क संगत आधार पर होना चाहिए, तर्क संगत आधार पर, मनमाने आधार पर नहीं। मनमानापन तो क्या होता है, वो जो है वर्गीकरण का विपरीत रूप प्रस्तुत कर देगा, ठीक है। और विभेद के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय के नियमों की पुष्टि, प्राकृतिक न्याय इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। आर्टिकल 14 में काम आता है, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में काम आता है। प्राकृतिक न्याय का मतलब ही होता है कि किसी भी मामले से जुड़े हुए जो दोनों पक्ष हैं उनको सुनवाई के अवसर दिए जाने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने ही मामलों का स्वयं निर्णायक नहीं बनना चाहिए। प्राकृतिक न्याय विधि की जो स्थापित प्रक्रिया उसके साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया को महत्व देता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक न्याय के नियमों की पुष्टि आवश्यक है। नैसर्गिक न्याय भी, नेचुरल जस्टिस भी शब्द लिखा हुआ आ जाता है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिए, तो 1, 3 और 4 जो हैं वो इसमें सही हो जाएंगे। हम देख लेते हैं इसमें। अच्छा, 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएंगे, तो 1, 2 और 4 इसमें सत्य है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 इसमें सत्य है, तो सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी जो है इसमें राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक वाद और उसमें प्रस्तुत हुए निर्णय के गलत युग्म को हमें पहचानना है। रणधीर सिंह वाद जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का भी इसमें संदर्भ है। और सबसे बड़ी बात इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 39 सेक्शन डी का इसमें संदर्भ है, ठीक है। सेक्शन डी, अनुच्छेद 39 डी का इसमें बेसिकली संदर्भ आता है, और
उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का भी संदर्भ आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 16 का संदर्भ आ जाता है। रणधीर सिंह वाद, समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल ठीक है। इंदिरा साहनीवाद जो है वो आरक्षण की औचित्यता के संदर्भ में है ना, औचित्यता आरक्षण जो है वैध है, वैधानिक है, और मंडल मामला भी इसको बोला जाता है, तो बिल्कुल ठीक है ये। और परमानंद कटारावाद, शीघ्र चिकित्सीय सहायता का अधिकार, बिल्कुल ठीक है। बालाजी राघवन का जो वाद है ना, वो बालाजी राघवन का वाद बेसिकली अनुच्छेद 18 के संदर्भ में आता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 18 के संदर्भ में जो उपाधियां दी जाती हैं, तो उन उपाधियों के संदर्भ में उनको प्रमाणिकता, उनको मान्य करार देने के संदर्भ में बालाजी राघवन वाद आया था। स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार है, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन इसमें जो बेसिकली जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस आता है वो आता है MC मेहता वाद, ठीक है। तो इसे भी आप अलग से याद रख लीजिएगा, है ना, MC मेहतावाद। इसमें तो इसमें जो है गलत युग्म जो है 3rd नंबर है, तो केवल 3 जो है इसमें वो इसमें गलत युग्म है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज की कक्षा का समापन क्वेश्चन आ जाता है। आर्टिकल 19 का जो खंड 1 है उसका उपखंड ग इस तरह से लिखा जाएगा इसे, है ना। और इसको अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख देंगे, है ना। स्मॉल सी आएगा, कैपिटल सी नहीं, स्मॉल सी। तो अनुच्छेद 19 का स्मॉल सी जो होगा वो ब्रैकेट में आएगा और कैपिटल सी हो जाएगा वो बाहर आता, ठीक है, इस तरह से आएगा। कैपिटल वाले जो वर्ड होते हैं ना वो आर्टिकल्स के लिए आते हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद के लिए आएगा। लेकिन जो ये स्मॉल ABCD होगी जो ब्रैकेट्स में होगी वो खंड के लिए आएगा, हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो आर्टिकल 19 का खंड 1 का उपखंड ग निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण का अधिकार, ठीक है, तो ये 19(1) और ये डी आ जाता है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास का अधिकार, तो ये 19(1) और ई आ जाता है। और व्यापार और व्यवसाय का अधिकार ये 19(1) और जी आ जाता है, ठीक है। तो सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है ये इसमें आ जाता है और इसे 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, ठीक है, 97वें संशोधन से शामिल, ठीक है साहब। तो आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चन का। आज पिछले इतने दिनों में आज ये पहली बार हुआ है जब हमारी क्लास लगभग 25 मिनट चली, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत बड़े थे और बहुत शानदार तरीके से व्याख्या की है। थोड़ा क्वेश्चन जब छोटे होते हैं जल्दी समय लगता है, लेकिन 20-25 मिनट में अगर 15 इतने शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आपको जरूर देखना चाहिए, व्याख्या इनकी देखिए, नोट्स इनके बनाना चाहें बना लीजिए। पैनल PDF इनकी जो है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराता हूँ। टेलीग्राम चैनल का, इंस्टा का और जो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, ठीक है, उसको देख लिया कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों को बताइए ताकि बहुत लोग लाभान्वित हों और हमारे लिए भी वो अच्छा रहे। और ठीक है, हम काम कर रहे हैं अच्छा, तो मैं मिलता हूं आप सभी से। और स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, खूब सकारात्मक बने रहिए। कल हम मिलते हैं क्लास नंबर 6 जो फंडामेंटल राइट्स के आगे के क्वेश्चंस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।